समान लंबाई और चौड़ाई वाले इस कमरे में रखे वस्तुओं की व्यवस्था तो निश्चय ही संदेह उत्पन्न करने वाला था। चारों दीवारों पर चिपकाए गए पुराने समाचार पत्र के पन्ने, जिस पर हत्याओं और गुनाहों की सुर्खियों का ही साम्राज्य था, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन समाचार पत्रों को दीवार के ऊपर चिपकाने का उद्देश्य केवल कमरे की सजावट नहीं, बल्कि कुछ और है। कोने से चिपका एक छोटा सा बेड और उस पर कई रंग के धब्बे वाले बिस्तर। उसके बिल्कुल पास में मेज पर बहुत सारे बिखरे किताबों और कापियों को देख यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह एक विद्यार्थी का कमरा है। दूर सड़क पर से गुजरने वाले वाहन की हल्की आवाजों का शोर स्पष्ट था और पुराने जमाने का एक पंखा छत से लटक रहा था। यह बंद था और कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। फर्श पर कुछ बर्तन बिखरे पड़े थे और प्रतिदिन पहनने वाले कपड़े कुर्सी के ऊपर ऐसे ही पड़े थे। कुछ मैले कुचैले कपड़े बंद दरवाजे के पीठ से लटक रहे थे। सब कुछ सामान्य सा ही तो था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इस कमरे की ऐसी स्थिति देखकर हृदय में भय उत्पन्न होने लगा। कमरे में रोशनी नहीं थी और एकमात्र बल्ब जो एक दीवार से लटक रहा था अभी बंद था। फिर भी कमरे में पड़ी लगभग सभी वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता था। बहुत तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला और बहुत सारी रोशनी अचानक से कमरे में आ गई। यह तीव्र तो नहीं था, लेकिन अगर कोई 2 घंटे लगातार इस कमरे के भीतर व्यतीत करे तो संभवतः उसकी आंखें इतनी सी रोशनी में भी चकाचौंध हो जाए। बेजान मुर्दे की तरह दरवाजे पर खड़ा वो लड़का दरवाजे को ऐसे धकेल रहा था जैसे कि यह बहुत बड़ा चट्टान हो और एक अकेले इंसान के लिए इसे हटा पाना बिल्कुल असंभव हो, लेकिन कैसे भी करके दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रहा हो। अगले 30 सेकंड के बाद जब दरवाजा से कुछ ज्यादा खुल गया, तब वह अपना लटका हुआ चेहरा लिए कमरे में प्रवेश किया और फिर बल्ब जलाई। कंधे पर लादे उस बैग को उतारकर एक कोने में फेंक दिया, जिसके वजन की वजह से वह लगभग आधा झुक गया था। बिल्कुल थका हुआ सा, मृत शव की तरह, जिसमें किसी ने बस प्राण डाल दिया हो, लेकिन वह अब भी मृत ही है। लगभग 20 वर्ष का सामान्य लंबाई का युवक, जो शायद किताबों के बोझ तले दफन हो गया है, जिसके चेहरे पाना ही उत्साह और उम्मीद ही दिखाई पड़ रही थी, और शायद वह अपने आप को दुनिया का सबसे अकेला और दुर्भाग्यशाली इंसान समझता था। हालांकि उसके शरीर में अपने स्थान से हिलने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी दरवाजा बंद करने के बाद वह बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखों के नीचे अंडाकार काले धब्बे दर्शाती थी कि पढ़ाई का दबाव उस पर इतना अधिक था कि सोने के लिए उसे पर्याप्त समय ही नहीं मिलता। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट। शायद वह अपने आप से कुछ छुपाना चाहता था। बिस्तर पर पड़े उस मोटे से किताब को उसने तुरंत उठा लिया और उसे पढ़ने में व्यस्त होने का नाटक करने लगा। वह अकेला था और ऐसे में उसे नाटक करने की क्या आवश्यकता थी। दरवाजा दरवाजा अंदर से बंद था और कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल नहीं किया गया था कि कोई उसके हरकतों पर नजर रख रहा हो। अगले कुछ सेकंड तक बिना इधर उधर देखे वह लगातार उस पुस्तक को ही देखता रहा और अंततः उसने कहा कि आज नहीं पूछोगे कि आज क्या हुआ। बोलते हुए उसने सामने कुर्सी की ओर देखा। कुर्सी से लदकर बैठा उसी की तरह दिखने वाला युवक फर्श पर मायूस बैठा था। हालांकि उसने इसकी बात सुनी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी कि उसने कुछ भी नहीं सुना। तुम भी नाराज हो गए क्या? वैसे तो मेरे आते ही तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने लगते थे कि आज क्या हुआ, उससे मिले या नहीं, क्या क्या बातें हुई तुम्हारे बीच, और आज वो किस तरह की ड्रेस पहनकर आई थी। इतना बोलकर वह अपने जैसे दिखने वाले उस शख्स के उत्तर का इंतजार करने लगा, लेकिन अब भी वह वैसे ही उसे अनदेखा करके बैठा हुआ था। पता है तुम्हें आज मौसम कितना अच्छा था, बारिश हुई थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा मौसम तुम्हें पसंद है ना? उसे भी है। जानते हो, जब बारिश होने लगी तो वह बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह भीगने लगी। उसके गीले बाल और बच्चों की तरह उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, और क्या बताऊं तुम्हें कि कितनी खूबसूरत है वो।
पहली बार जब मैंने उसे कॉलेज के कैंटीन में दिखा था, तब याद है तुम्हें, मैं पूरी रात नहीं सोया था। उस दिन के बाद जब कभी भी वह मेरे सामने आती है तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। वैसे तो मैं उसे प्रपोज करने गया था, लेकिन उसे बारिश में भीगता देखकर उसे किस करने का मन करने लगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आई, जैसे कि वह अभी भी उसी पल में है और इसे महसूस कर रहा है। लेकिन तुमने उसे भी मार दिया ना, साइको। उसके हमशक्ल ने अपनी नाराजगी की वजह बताते हुए उसे कहा, जिस बात को शायद वह छुपाने की कोशिश कर रहा था और झूठी मुस्कान मुस्कुराने का अभिनय कर रहा था। शायद वह अपने मकसद में नाकाम रहा। साइको नहीं हूं मैं, गुस्से से चिल्लाते हुए उसने कहा और उसे मारने के लिए बिस्तर पर से उठा, लेकिन गुस्से को नियंत्रित करते हुए शांत होकर बैठ गया। फिर उसने गहरी सांसें लेना आरंभ कर दिया और जब उसे लगा कि अब अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू पा लिया है, तब वह बोला, लोगों की बातों का असर मुझ पर नहीं होता, क्योंकि उनके साइको कहने से मैं साइको नहीं हो जाऊंगा। मैं साइको नहीं हूं। और ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? बाहर गए थे क्या? हालांकि वह कमरे में बिल्कुल अकेला था और जिस शख्स से वह इतनी देर से बातें कर रहा था, वह उसी की अंतरात्मा की एक छवि थी। वह अक्सर अपनी इस छवि से घंटों बातें किया करता था, क्योंकि वास्तव में उसका कोई मित्र नहीं था। मासूम और दुर्बल सा दिखने वाला बच्चा, जो सभी के लिए बस मजाक और मस्ती करने का उपकरण था, उससे कोई मित्रता करना ही नहीं चाहता था। जब से उसे याद है, अब तक उसने एक भी बेहतर मित्र नहीं बनाया था, लेकिन लड़ाई बहुतों से करी और हर लड़ाई में उसे बस हार ही मिला। ईश्वर ने उसके बुझाओं में शक्ति नहीं दी थी। वह दुबला था और मासूम दिखता था। शायद इसीलिए वर्ग और विद्यालय के सभी बच्चे उसका मजाक बनाते रहते थे। लेकिन उसके इस दर्द को समझने वाला कोई नहीं था और शिक्षक भी उसी छात्र को प्रशंसित करते जो इसका हमेशा मजाक बनाता था। मंदबुद्धि और कछुए से भी मंद उसकी हरकतें थीं। नींद और थकान हमेशा उसके ऊपर हावी रहता था और वो कभी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता था। लेकिन उसके माता पिता ने उसे हॉस्टल में दाखिल कर दिया था, वो भी तब जब वह मात्र 8 वर्ष का था। ऐसे में वह बिल्कुल अकेला हो गया था। अरबों की जनसंख्या वाले विश्व में इस इंसान से ज्यादा अकेला शायद कोई नहीं था। ऐसे में उसकी अंतरात्मा की छवि ही एकमात्र उसका मित्र था। हालांकि वह गुनहगार था, लेकिन अपने इस गुनाह को वह अपनी उस अंतरात्मा से छिपाना चाहता था। उसी की तरह कमरे में लटक रहे पंखे की रफ्तार भी मंद थी, लेकिन दोनों की कहानी एक समान बिल्कुल भी नहीं था। जानते हो, बचपन से आज तक जिस किसी से भी मैंने मित्रता करने की कोशिश की है, उन सभी ने मेरा उपहास किया और मेरी मित्रता के प्रस्ताव को ठोकर मार दिया। सभी मुझे तंग करते थे और मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा था। और तब मैंने उसे देखा। एक लड़की मेरी जितनी ही लंबी थी शायद, या मुझसे थोड़ा कम, स्कूल ड्रेस में भी बहुत अच्छी लग रही थी। उसे देखने के बाद मुझे लगा कि अब मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि वो भी मुझसे बातें करने लगी थी। उसका हंसना मुझे भी हंसने पर विवश कर देता था और उसका मायूस चेहरा मुझे जरा सा भी पसंद नहीं था। मैं हमेशा उसे हंसते हुए देखना चाहता था। उसने अपनी अंतरात्मा की छवि से कहा। वह अपने बचपन के यादों में मग्न हो गया था और स्मृति में उस लड़की की छवि देखकर वह मुस्कुराने लगा था, जिसका वर्णन वह अपनी अंतरात्मा से कर रहा था। फिर तुमने उसे मारा क्यों? जानते हुए भी इस प्रश्न का उत्तर क्यों पूछ रहे हो तुम? याद है ना, उस दिन जब टीचर ने उसे पीटा था और वह खूब रोई थी? हां। और उसके अगले दिन उस टीचर का मरा हुआ शरीर उनके कमरे के पंखे से लटक रहा था। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मैंने उन्हें मार डाला था, इसलिए कि उन्होंने ने रूबी को डंडे से पीटा था। और उसके बाद तुमने रूबी को भी मार दिया, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती थी। वह तुमसे बात भी नहीं करती थी और जब तुम उसके पास दोस्ती का प्रस्ताव लेकर गए थे तो उसने इनकार कर दिया था। उसकी अंतरात्मा ने उसकी सच्चाई को पर्दाफाश करते हुए कहा और मेज पर बिखरे बहुत सारे तस्वीरों में से एक तस्वीर उठाया और उसे दिखाते हुए बोला, यही थी ना वो? हां। फिर उसे भी मार डाला। यही सुनना चाहते थे ना तुम?
उस रात टीचर को मारने के बाद मैं उसके घर गया था। वह अपने कमरे में सो रही थी, क्योंकि उसके लिए मैंने जो किया था उसे बताने की उत्सुकता पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल होने लगा था। तुम तो मेरी फितरत के बारे में जानते ही हो, लेकिन जब मैंने उसे ये बताया कि उसे पीटने वाले टीचर को मैंने मार डाला है और अब वो उसे कभी नहीं मारेगी, तो वह अजीब सी हरकतें करने लगी। वह चीखने और चिल्लाने लगी। मैंने तो उसे खुश करना चाहा था, लेकिन वो मुझसे नाराज हो गई। और फिर उसे मारना मेरी मजबूरी बन गई। लेकिन यह किस्सा पुराना हो गया है। उस बात के लिए नाराज होना ठीक नहीं है, उसने अपने अंतरात्मा की छवि से कहा। तब उसने उन सभी तस्वीरों को उसके सामने पटक दिया जो मेज पर पड़ी हुई थी। यह उन लड़कियों की तस्वीरें थीं जिसे अब तक वह मार चुका था। एक बेहतरीन शिकारी की तरह वह उन लड़कियों की तस्वीरें और कुछ वस्तुओं को अपने पास संग्रह के लिए रख लेता था। लेकिन उसकी यह अच्छी किस्मत थी कि इतने गुनाह करने के बावजूद भी उसके गुनाहों के बारे में कोई नहीं जानता था। हर शिकार की एक अलग कहानी होती थी और शिकार करने का अलग तरीका। उसने एक तस्वीर अपनी जेब से निकला। यह उस लड़की की तस्वीर थी जिसकी हत्या करके शायद अभी वह आया था। उसके व्यक्तित्व को देखकर कोई भी उसके कातिल होने का अनुमान नहीं कर सकता था, इससे पहले कि उसकी अंतरात्मा की छवि उससे कुछ और प्रश्न करता। अचानक से उसकी नजर उस बैग पड़ी जिसे वह अपनी कंधे पर लाद कर आया था। उससे रक्त का रिसाव होने लगा था और खून बैग से बहकर फर्श के सतह को गीला करने लगा। जिस गुनाह को वह छुपाने की वह कोशिश कर रहा था, ना चाहते हुए भी उसके गुनाह का सबूत सामने आ गया। उसने बैग उठाया और उसका चेन खोल हाथ डालकर उसने उस वस्तु को बाहर निकाला जिसके वजह से बैग से खून का बहाव हो रहा था। यह एक लड़की का कटा हुआ सिर था। आज मैं उसे प्रेम का इजहार करने गया था, लेकिन उसने कहा कि उसे मुझसे डर लगता है। बैग से उस लड़की का कटा हुए सिर निकालते हुए बोला। बड़ी अजीब कहानी थी उसकी। यह उसकी कहानी का मात्र एक छोटा सा हिस्सा था। उस लड़की का कटा हुए सिर बेड पर बहुत ही सावधानी से रखा और उस ओर देखा जिधर उसकी अंतरात्मा की छवि खड़ी थी, जो अगले कुछ ही सेकंड में उसके नजरों से ऐसे ओझल हो गया जैसे कि रेत हवा के तेज झोंक के साथ उड़ गया हो। लेकिन उसके चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वह थोड़ा सा मायूस जरूर हुआ, क्योंकि अपनी अंतरात्मा की छवि से वह कुछ देर और बात करना चाहता था। उसे अपनी इस नई कहानी को उसे विस्तार से सुनाना चाहता था, लेकिन उसकी यह इच्छा अधूरी रह गई। फिर उसने सभी बिखरे तस्वीरों को समेटकर वापस उसी मेज पर रख दिया और अगले कुछ सेकंड तक वह मन ही मन में विचार करते रहा। उसने अपने हृदय के ऊपर हाथ रखा और धड़कन की गति को महसूस किया। लंबे बालों वाली लड़की का कटा हुआ सिर उसके बिस्तर पर बेजान पड़ा हुआ था और उसकी कहानी शायद उसके मौत के साथ ही दफन हो गई थी। हालांकि वह इस कहानी को सुनाना चाहता था, लेकिन अफसोस इसे सुनने वाला कोई नहीं था। वह झुका और लड़की के मृत सिर के नजदीक गया। उसकी पलकों से ढकी उसकी खूबसूरत आंखें शायद आकर्षक थीं, लेकिन अब इसका जादू निष्फल हो गया था। रेशम सी लंबे बाल तो खूबसूरत थे और शैम्पू की खुशबू शायद अभी तक उसके बालों से आ रही थी, जो प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। देखो ना, कितना डरपोक हूं मैं। अब भी अपनी दिल की बात मैं तुमसे कह नहीं पा रहा हूं। बोलते हुए वह एक आलसी की तरह, जिसके लिए मात्र कुछ मिनट भी खड़ा रह पाना जंग लड़ने के समान था, उस लड़की के कटे हुए सिर के पास बैठ गया। गहरी सांस लेते हुए उसने बोलना जारी किया। बहुत सारे सपने देखे थे मैंने। हम दोनों घंटों बातें करेंगे, जैसे सभी प्रेमी और प्रेमिकाएं करती हैं। डेट पर भी जाएंगे, दोनों साथ में मिलकर फिल्म की पहली शो देखने जाएंगे, एक ही कप से कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, शॉपिंग करना, तुम्हारे पसंद के कपड़े पहनना और सब कुछ तुम्हारे अनुसार ही करना, और बहुत कुछ। जानती हो, लोग मुझे साइको कहते हैं, लेकिन मैं साइको नहीं हूं। मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता और फिर प्यार। मैं बुरा नहीं हूं और मेरे आंख के नीचे ये जो अंडाकार आकार के काले धब्बे है ना, रात को देर तक जागने की वजह से हुआ है। क्या करूं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और बहुत सारे एग्जाम्स।
लेकिन तुम्हारे लिए तो मेरे पास बहुत समय है, मुस्कुराते हुए उसने कहा। फिर अचानक से उसकी हरकतों में परिवर्तन आने लगा। वह शख्स जिसके व्यक्तित्व से प्रतीत हो रहा था कि वह आलसी है, अचानक से उसके जिस्म में जैसे फुर्ती सी आने लगी थी। बिल्कुल उसी प्रकार के भाव उसके चेहरे पर प्रकट होने लगे, जैसे जब दो प्रेमी एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं। अचानक से उसके जहन में एक विचार आया। उसे लगा कि बेफिजूल की बातें करके वह बस वक्त बर्बाद कर रहा और कहीं उसकी इस हरकत पर वह लड़की नाराज न हो जाए। मैं भी ना फिजूल की बातें करके तुम्हें उबा रहा हूं। अब जब तुम मेरे सामने हो तो। बोलते हुए एक बार फिर से उसने अपनी धड़कनों की गति को सुनिश्चित किया और अपने हिम्मत का आकलन भी। वह उठा और उसकी ओर मुड़ा, घुटनों के बल बैठ गया। अगले ही सेकंड उसे याद आया और फिर उसने उसी बैग से एक लाल गुलाब का फूल निकाला। थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने माहौल बनाने की कोशिश करी, लेकिन एक लड़की से अपने प्यार का इजहार करने के लिए जो भावना हृदय में होना चाहिए, शायद वैसा वह महसूस नहीं कर रहा था। जेब से तुरंत मोबाइल निकलते हुए उसने एक बहुत ही रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल धुन प्ले लिया और पुनः उसी अवस्था में बैठ गया। उसने अपनी गर्दन उठाई ताकि उसकी आंखों में देखकर वह उसे बता सके कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी बेजान पलकों ने उसकी खूबसूरत आंखों को ढक रखा था। इसे अनदेखा करते हुए वह थोड़ा सा और मुस्कुराया और फूल उस लड़की के कटे हुए गर्दन की ओर बढ़ाते हुए बोलने लगा, देखो, इस बार इनकार मत करना, क्योंकि मैं अपनी दिल की बेचैनी को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खूबसूरती, और आज जब तुम बारिश में भीग रही थी तो लगा कि तुमसे लिपट जाऊं और तुम्हारे पूरे जिस्म को चूम लूं। लेकिन उस समय मैंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया। बड़ा मुश्किल होता। हालांकि वह जो कहना चाहता था, अभी भी वह कह नहीं पा रहा था। उसकी बातें इस विषय से अलग थीं और इसका उसे आभास भी था। लेकिन कब तक वह ऐसे बहाने बनाते रहता? मैंने फिर मुद्दे से भटक रहा हूं। मैं अब सीधा टॉपिक पर आता हूं। दोनों हाथों को और पसारते हुए वह थोड़ा और मुस्कुराया ताकि उसके चेहरे पर और आंखों में आत्मविश्वास की स्पष्ट छवि दिखाई पड़े और वो उसके प्रस्ताव की अस्वीकार न कर सके। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने शर्माते हुए कहा। जिस लड़की के सामने वह अपने प्यार का इजहार कर रहा था, वह मृत थी और उसका कातिल भी वही था। वह सब जानता था, लेकिन फिर इस तरह का नाटक क्यों कर रहा था? लड़की के जवाब के इंतजार में वह उसी अवस्था में अगले कुछ सेकंड तक मौन बैठा रहा। अंधेरा तो पूरी तरह से नहीं हुआ था, लेकिन शाम का समय भी रात की तरह प्रतीत हो रहा था। घने बादल आसमान पर कब्जा किए हुए थे और नदियों में बहती तेज जलधाराएं शोर मचाकर हृदय में खौफ उत्पन्न कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगले कुछ सेकंड के बाद यह लंबा पुल ध्वस्त हो जाएगा। पानी की तेज लहरें इसे अपने साथ बहा ले जाएगी। एक जंग यहां पर जारी था। इस सुनसान क्षेत्र में मात्र एक यही मार्ग था जो शायद शहर को जाता था, और आसपास के इलाकों में कोई इंसानी बस्ती भी नहीं थी। था तो बस घना जंगल और तेज कड़कते बादलों का शोर। बिजली की चमक इस दृश्य को और भी डरावना बनाना रहा था, लेकिन आज प्रकृति का यह स्वरूप विध्वंसक लग रहा था। ऐसे में इस लंबे से सड़क पर मात्र एक वाहन इस पुल को पार करने के लिए आ रही थी। अंधेरा होने की वजह से ना ही उसका स्पष्ट रंग बताया जा सकता था और ना ही उस गाड़ी का नंबर, लेकिन उस गाड़ी की आगे की दोनों हेडलाइट ऑन थी और दूर तक फैल रही थी। अचानक से उस गाड़ी के ड्राइवर को कुछ अजीब दिखा। हालांकि उसे अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचना था और अभी बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, कुछ देर के लिए उसने गाड़ी को वहीं पर रोक दिया। वह गाड़ी पर से नीचे उतरा और अपने मोबाइल का टॉर्च जला लिया। हालांकि गाड़ी का हेडलाइट अभी भी जल रहा था, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और वह तेज बारिश में भीग रहा था। जैसे ही वह दाहिने ओर मुड़ा तो देखा कि एक बड़े से पेड़ की ऊंची शाखा के साथ एक लड़की का मृत शव उल्टा लटक रहा है, जिसकी गर्दन कटी हुई है। वह डर से चीख पड़ा।
यह उसी लड़की का मृत शव था जिसका कटा हुआ सिर वह साइको बैग में रखकर अपने साथ ले आया था। कहानी का आरंभ किसी के जिंदगी के अंत के साथ हुआ और ना जाने इसका अंत क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि यह कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई है। यह तो मात्र एक छोटा सा सारांश सा था जो उसके चरित्र का वर्णन कर रहा था। थैंक यू।